Hello guys, welcome back to my channel. Today I will discuss about ANC यानी एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसे कि केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर द डिलीवरी टू द गुड हेल्थ बेबी एंड मदर, यानी मदर और बेबी की गुड हेल्थ को प्रमोट करना होता है बिफोर द डिलीवरी। उसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे मदर की हेल्थ को प्रमोट करना होता है, डिजीज़ से बचाना होता है। अगर मदर हेल्दी रहेगी तो हेल्दी बेबी को जन्म देगी और उससे जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो गुड होगा। एंड मदर और बेबी को दोनों को मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी से प्रिवेंशन कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से बचा सकते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। मदर को एंजाइटी से बचाना है। फैमिली प्लानिंग के लिए एडवाइस करनी है कि दो बच्चों में कम से कम 2 या 3 ईयर का गैप होना जरूरी है। उससे मदर और बेबी की हेल्थ गुड रहेगी और दोनों बच्चे और मदर दोनों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो मदर और बेबी दोनों को मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी से बचाया जा सकता है। उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। अब एंटीनेटल केयर के दौरान, जिस पीरियड के दौरान जो विजिट होती है उसके बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 विजिट होती हैं। एंड जैसे कि फर्स्ट मंथ से 7 मंथ तक एवरी मंथ 7 विजिट होती हैं। 8 मंथ में 2 बार विजिट होती है, यानी 15-15 दिन में 2 बार विजिट करना होता है। 9 मंथ में एवरी वीक यानी 4 विजिट करना जरूरी होता है। 7, 2, 9, 9, 4, 13 विजिट हो गई। एंड कभी कभी 9 से यानी 9 मंथ से ऊपर जो प्रेगनेंसी चली जाती है उसमें 14वें विजिट करना लाजमी हो जाता है डिलीवरी तक आइडियली। अब जो मिनिमम, जो कम से कम हम विजिट अगर 14 नहीं कर पाए, 13 नहीं कर पाए, तो कम से कम जो विजिट होती हैं वो 12 उसमें 4 विजिट ज़रूरी होती हैं। जैसे फर्स्ट विजिट कम से कम 12 वीक में करना ज़रूरी होता है। सेकंड विजिट को 14 वीक से 26 वीक के बीच में करा सकते हैं। एंड 28 वीक से 34 वीक के बीच में थर्ड विजिट करा सकते हैं। 36 वीक से और जब तक डिलीवरी ना हो तब तक हम 4वीं विजिट को करा सकते हैं। यानी इसमें यह जो विजिट है ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे मदर को प्रेगनेंसी हो गई तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आंगनवाड़ी में जाएं, वहाँ पर जो सेंटर होता है आंगनवाड़ी सेंटर, तो वहाँ एएनएम के पास में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। तो जो एएनएम होती है वो उसकी कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री टैकल करेगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेगी, गेस्टेशनल एज देखेगी कितनी है मदर की, काउंसलिंग करेगी एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायरमेंट पड़ते हैं उसके हिसाब से लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एक वहाँ पर कार्ड बना के दिया जाता है। उस कार्ड को, उसमें कार्ड में पेशेंट का बीपी, टेम्परेचर, गेस्टेशनल एज, LMP एंड विजिट और HB, इन्फेक्शन, प्रीवियस कोई डिसीज़, यानी जैसे शुगर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, दिस कंडीशंस आर नोटेड फॉर दिस कार्ड। एंड अब पहले बात हिस्ट्री की कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की कर लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या आता है। जैसे हिस्ट्री में पेशेंट से पूछा जाएगा, यानी वो मदर है जो प्रेग्नेंट मदर है उससे पूछा जाएगा पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, यानी पहला है तो प्राइमी और अगर दूसरा तीसरा तो मल्टीग्रेविडा बोला जाता है, ये देखना है। और पूछना है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था। अगर वो 2-4 बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है तो पूछना है हिस्ट्री में कि पहले कोई दिक्कत तो नहीं आती, जैसे कि पेशेंट को जैसे हाइपरटेंशन या ब्लड जैसे एडीमा डेवलप हो जाता है, यानी एक्लेम्पसिया, प्रीक्लेम्पसिया कंडीशन तो डेवलप नहीं हो गई थी पहले कोई सिजेरियन सेक्शन तो नहीं, यानी सिजेरियन के द्वारा बच्चा तो नहीं हुआ था, ये पूछना होता है। अगर वो चीज़ है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। पेशेंट की LMP पूछना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे नोटिस करते हैं।
एंड उसमें 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, उससे LMP निकल के आ जाती है, उसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मालूमात हो जाता है। पूछना है कि पहले कोई बीमारी तो नहीं चल रही पेशेंट को, ये फैमिली हिस्ट्री में जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये थायराइड है, वो चीज़ तो नहीं है फैमिली में, वो पेशेंट से पूछना होता है। एंड किन ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, हैबिचुअल ड्रग तो नहीं लेकिन जैसे अल्कोहल है कोई भी, या जैसे एंजाइटी के लिए कोई मेडिसिन है, वो चीज़ें तो, या नींद के लिए मेडिसिन है। उसमें जो एनएम होती है पेशेंट से पूछती है कि एनीमिक तो नहीं, पेशेंट को देखना होता है पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, मतलब पैलर देखना है, कंजक्टाइवा देखना है, नेल्स देखने, टंग देखनी है, पैर पाम देखना पेशेंट का, पाम है, ये नेल्स हैं, एंड टंग देखनी पेशेंट की कि वहाँ पैल तो नहीं है, यानी येलो कलरेशन तो नहीं हो रहा है बॉडी में, ब्लैक साइड ऑफ टंग तो नहीं हो रही है। इडिमा देखना होता है, जो एंकल जॉइंट है या एब्डोमिनल कैविटी है या वल्वा है एंड ये फेस है, कहीं पर इडिमा तो नहीं है, सोजन तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, और प्रोटीनूरिया तो नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है प्रीक्लेम्शिया को। हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा, 3 चीज़ ये कॉम्बिनेशन में जो 3 चीज़ पेशेंट को मिले तो इंडिकेशन से प्रीक्लेम्शिया। फेस, एब्डोमेन वॉल एंड वल्वा, हैंड्स पे एडिमा देखना होता है पेशेंट को। और फिर अपन बात करते हैं कि वेट गेन के बारे में कि प्रेग्नेंट जो लेडी है वो कितना वेट गेन करती है। अप्रोक्स जो नॉर्मल डिलीवरी या प्रेगनेंसी होती है उसमें 12 kg नॉर्मल वेट फीमेल गेन करती है एवरी प्रेगनेंसी में। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 12 वीक, फर्स्ट वीक से 12 वीक तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें पेशेंट जो 2 kg वेट टोटल गेन करती है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो 13 से 28 वीक जो होता है 28 वीक का 13 से 28 वीक, उसमें जो पेशेंट होती है वो गेन करती है 5 kg वीक। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो 29 है और उसका जो डिलीवरी है तब तक का जो पेशेंट है वो 5 kg वेट गेन करता है। टोटल ये 12 kg हो जाता है। देन अगर लो वेट गेन मिल रहा है पेशेंट को तो इंडिकेशन हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ तो नहीं होगी, यानी बच्चा का गेन डेवलप नहीं हो रहा है, मदर का जो वेट है वो डेवलप नहीं हो रहा, गेन नहीं बढ़ रहा, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इंडिकेशन जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि इंट्रायूट्राइन डेथ तो नहीं हो गई है या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, कि मदर को जो जिसको डाइटिंग है उसमें कोई कमी तो नहीं है, जो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। और अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 kg हो रहा है, इससे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन हो रहा है, तो इंडिकेशन जानने चाहिए पेशेंट को, देखना चाहिए कि ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है या मदर डायबिटिक तो नहीं। क्योंकि डायबिटिक मदर में जो बेबी होता है वो हेल्दी डेवलप होता है, उसमें मतलब बेबी का जो बॉडी है वो लार्ज होती है, वो देखना होता है। जो एक्सेसिव जो वेट है ये कि क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, वो देखना होता है। तो फिर अपन थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस। उसमें क्या करना होता है, जो फंडल हाइट है उसको देखना होता है, यानी 12 वीक में जो फंडल हाइट है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर होना जरूरी है, 12 वीक में प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। एंड 24 वीक पर फंडल जो हाइट है वो अम्बलाइकल पर पहुँच चुका होता है, वो देखना होता है, अम्बलाइकल तक पहुँच चुका होता है 24 वीक में। और 36 वीक में जो जीप स्टर्नम होती है वहाँ पर फंडल हाइट दिखाई देती है, वो देखना होता है फंडल हाइट। एंड फीटल हार्ट साउंड देखना होता है, ये अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि जो बेबी है वो 6 वीक में ही उसकी जो साउंड है सुनने लग जाती है अल्ट्रासाउंड की वजह से हेल्प से। एंड जो नॉर्मल जो बच्चे की हार्ट बीट होती है 120 to 140 पर मिनट होती है। एंड फीटोस्कोप से काफ़ी टाइम लग जाता है उसको देखने में। एंड जो 18 वीक होते हैं वहाँ पर जो बच्चा पहुँच जाता है, 18 वीक की जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें बच्चा जो फीटल मोमेंट्स हैं वो चालू हो जाते हैं, यानी फीटल है जो वो किक मारने स्टार्ट कर देता है। और फीटल जो लाइव है, फीटल कहाँ पर प्रेजेंटेशन है वो देखना, यानी ये देखना ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन ने किया या लैटरल प्रेजेंटेशन है, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी उल्टे पैर बच्चा होता है उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सेफेलिक जो सर्केबल होता है बच्चा वो नॉर्मल पोजिशन से, लैटरल में बच्चा घूमा हुआ होता है, बच्चा के लैटरली ऐसे लैटरली बच्चा मदर के जो यूट्रस है उसमें प्रेजेंट रहता है,
वो अपन 32 वीक्स में देखा जाता है ये सब चीज़ें कि प्रेजेंटेशन कहाँ है बच्चे का। एंड देन फिर अपन बात करते हैं गेस्टेशनल एज के बारे में कि गेस्टेशनल एज है जो मदर की वो कितनी है, जो अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प से देखा जाता है और LMP की हेल्प से देखा जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की हेल्प से कितनी दिन की प्रेगनेंसी। अगर मदर को LMP याद नहीं है तो उसमें अल्ट्रासाउंड करा, उसमें डिटेक्ट हो जाता है, अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है, उसमें देख लेते हैं। और ये भी देखना होता है कि पेशेंट के एब्डोमेन पर कोई स्कार फॉर्मेशन तो नहीं है, जैसे कोई प्रीवियस ऑपरेशन हुआ हो, वो चीज़ भी देखना होता है। और फिर अपन बात कर लेते हैं पॉइंट 5 की, जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं कि लैब इन्वेस्टिगेशन में पहले पेशेंट को जो पीरियड्स होते हैं वो नहीं आते, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड्स नहीं होते। पीरियड्स की प्रॉब्लम को देखते हुए कि पीरियड 2 महीने हो गया, 1.5 महीना हो गया, आ ही नहीं रही है, तो UPT एक कार्ड आता है, उसमें यूरिन लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि उसमें प्रेगनेंसी तो नहीं है। UPT करते हैं, CBC करते हैं, उसमें पेशेंट को देखते हैं कि इसका HB कितना है। यूरिन कल्चर कराते हैं कि उसमें देखते हैं कि यूरिन में पॉजिटिविटी है क्या। यूरिन प्रोटीन कराते हैं, प्रोटीन यूरिया तो लॉस नहीं होता। MPA डेंगू विडाल कराना चाहिए। ये ब्लड ग्रुपिंग देखना चाहिए क्योंकि प्रीवियस आगे रिक्वायरमेंट पड़ी ब्लड की, तो ब्लड ग्रुपिंग करना जरूरी होता है। RH इनकम्पेटेबिलिटी यानी फैक्टर, RH फैक्टर देखना होता है। HIV, HCV, HBsAg यानी ये देखना होता है हेपेटाइटिस के लिए, ये वायरल डिजीज़ है, ये बहुत ही घातक डिजीज़ है और इसको चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में कि पेशेंट को ऑपरेट करना पड़े तो उसमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। या ब्लड शुगर देखना पड़ता है पेशेंट को, ब्लड शुगर से सफ़र तो नहीं करती है, इसके इन्वेस्टिगेशन हो गए पेशेंट के लैब इन्वेस्टिगेशन। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे कब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, प्रेमी ग्रेविडा विद हाइट कम है, यानी मदर को प्रेमी ग्रेविडा है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, हाइट कम है तो वो कॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी हो सकती है। मल्टी ग्रेविडा भी है, हाई रिस्क हो सकता है, मल्टी ग्रेविडा हाई रिस्क हो सकता है क्योंकि 6, 7, 8 बार मदर को प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज का मोर चांस हो जाता है क्योंकि जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता और ब्लीडिंग के मोर चांस होते हैं। वो मल्टी ग्रेविडा को भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है। एंड 3 टाइम पेशेंट का पहले अबॉर्शंस हो गया है, 3 टाइम अबॉर्शंस होता है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। स्टिल बर्थ है, ये लेडी पहले हिस्ट्री है स्टिल बर्थ की, या सिजेरियन सेक्शन हुआ वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। या माल प्रेजेंटेशंस है यानी उल्टा बच्चा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लाई है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। या ट्विन प्रेगनेंसी वो भी हाई रिस्क है। एनीमिक पेशेंट है, पेशेंट का HB बहुत डाउन है तो वो भी हाई रिस्क है। प्रीक्लेम्शिया है, एक्लेम्शिया कंडीशन डेवलप हो रही है यानी हाइपरटेंशन या एडिमा या प्रोटीनूरिया डेवलप हो रहा था, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन एक्लेम्शिया कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट को, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है पेशेंट को, HIV प्रीवियस डिजीज है पेशेंट को, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ये चीज़ हमें बार बार देखना पड़ता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और फिर अपन प्रीनेटल एडवाइस करेंगे पेशेंट को, जो पेशेंट है प्रीनेटल उसमें एडवाइस क्या करना है, जैसे हेवी वर्क अवॉइड करना, पेशेंट को हेवी वर्क नहीं करना है, स्मोकिंग करती है तो वो अवॉइड करना, वो नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेनी है पेशेंट को, और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, लास्ट ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ड्रग से दूर रहना है, नहीं देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। रेडिएशन से यानी एक्सरे नहीं करा सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें ऐसी रे होती हैं जो बच्चे को घातक साबित होती हैं, वो चीज़ें से अवॉइड करना है। ब्लीडिंग पर वेजाइना तो नहीं है ये देखना है, PV एग्जामिनेशन करके देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं है, ब्लीडिंग स्पॉट तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ देखना होता है। या फीटस, जो फीटस है उसको वेलबींग चेक करना होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट 4 मंथ से कर देनी चाहिए पेशेंट को, 6 मंथ से। और आयरन को कैल्शियम के साथ कभी नहीं देना चाहिए, आयरन और कैल्शियम के टेबलेट एक साथ नहीं देनी चाहिए। और पेशेंट को मेन फोकस होना चाहिए उसकी गुड हेल्थ की तरफ। जो एडवाइज़र है उनको
को पेशेंट की गुड हेल्थ की तरफ एडवाइस करना चाहिए कि पेशेंट की गुड हेल्थ किस तरीके से हो सके। उसकी जो कैलोरी है उसकी इंटेक भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कैलोरी होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है मदर को देन नॉर्मल। टीटी की डोज दे देनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन तो करना बहुत ज़रूरी है, टीटी की डोज दे देनी चाहिए। अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टीटी की डोज नहीं लगी है तो वो दिख जाता है कार्ड में, पहले ही जो कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड उसमें पहले ऑलरेडी डाल देते हैं अगर टीटी की डोज लगी हैं। अगर नहीं लगी हैं तो भी ड्यूरिंग डिलीवरी पेशेंट को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मदर को टीटी की दोनों डोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगा दी जाती हैं तो और वह 3 ईयर में फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे अब दोबारा 2 डोज नहीं लगाई जाएंगी, अब इसे ओनली बूस्टर डोज देनी है, यानी टीटी की बूस्टर डोज देनी है। RH इनकम्पेटिबिलिटी देखना होता है पेशेंट में कि RH इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, वो चीज़ है। तो इसमें जो मेन फोकस होता है डॉक्टर्स का या हेल्थ जो एएनएम होती हैं वो विजिटिंग करती हैं पेशेंट का, उनका मेन फोकस होता है, पर्पस होता है कि मदर को हेल्दी रखना है हर तरीके से, मेंटली भी, सोशली भी, फिजिकली भी। मेंटली, सोशली, फिजिकली 3 कंडीशंस में पेशेंट को हेल्दी रखना है, उसकी हेल्थ को नहीं बिगड़ने देना है, मदर की HB डाउन नहीं होना चाहिए, मदर को साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर प्रेमी ग्रेविडा है तो उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहिए कि वो एंजाइटी में नहीं जाए, पेशेंट फील करे कि, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पेशेंट को फील होता है कि उसकी जो डिलीवरी है किस तरीके से होगी, डेथ तो नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ें माँ को ख्याल आता है। दैन उसको हर तरीके से सपोर्ट करना है और ज़्यादा मेन सपोर्ट उसकी फैमिली मेम्बरों को करना है पेशेंट को, और अच्छी हेल्दी डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करानी है एंड हाइजीन रखना है, प्रिवेंशन करना है डिजीज से, मोर्टेलिटी से, मोर्बिडिटी से। गुड हेल्थ, गुड डिलीवर ऑफ द बेबी।